नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने 3 कहानियां लमसम खत्म कर दी हैं, जिसमें बंग महिला के चंद्रदेव से मेरी बातें तुलाई वाली थी। और उसके बाद हमने दूसरी कहानी माधवराज सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को खत्म किया। आज हम शुरू करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की, हमारी यूजीसी नेट की यूनिट 7 में लगी हुई कहानियों में राही पे। जन्म, इनका जन्म हुआ 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। मृत्यु इनकी हुई 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948 ईस्वी कवित्री, निबंधकार, साथ ही कहानीकार रही। क्या रही दोस्तों? कवित्री भी रही, निबंधकार भी रही और साथ ही क्या रही? कहानीकार भी रही। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 3 कहानी संकलन प्रकाशित हुए, जिसमें बिखरे मोती 1932 ईस्वी में, उन्मादिनी 1934 ईस्वी में और सीधे सादे चित्र 1947 ईस्वी में। तकरीबन 46 कहानियों की कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचनाओं में त्रिधारा 1930 ईस्वी में और मुकुल 1930 ईस्वी में प्रकाश उल्लेख मिलता है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वीरों का कैसा हो वसंत, आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना। यह है सुख स्थान, जहाँ मत शोर मचाना। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। कलम बंधे स्वच्छंद नहीं, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, इत्यादि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अमर पंक्तियां हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राही के बारे में। राही में दिया क्या है? राही, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की राही तृतीय एवं अंतिम कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र में संकलित है। अब ये थोड़ा सा याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो राही कहाँ संकलित है? इनकी अंतिम कहानी में संग्रह सीधे साधे चित्र में संकलित है। शीर्षक कहानी का फलक भीख मांगने वाली मगरूरी जाति के एक स्त्री राही द्वारा उदर पूर्ति हेतु चोरी की घटना से बुना गया है। ये यहाँ चर्चा हुई कि जाति, दोस्तों मगरूरी जाति की चर्चा किसमें हुई है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की राही में। लव कलेवर की इस कहानी में जेल में राही द्वारा सत्याग्रही अनीता से वार्तालाप, और इसकी जो दूसरी मुख्य पात्र है वो कौन है? अनीता से वार्तालाप और आप बीती घटनाओं, यथा भीख न मिलने पर बच्चे की तड़प को देखते हुए चोरी करना, बच्चे के पिता के जेल में पिटाई के फलस्वरूप मृत्यु के द्वारा कथा का विकास हुआ है। राही की बात सुनकर अनीता के हृदय में उथल पुथल मच उठता है। वह चिंतन करने की उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन एक मजाक है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति गरीबों के कष्ट निवारण, गरीबों की सेवा, राही जैसे भोली भाली एवं भटके लोगों के आत्माओं के कल्याण में है। रात में अनीता सपने में देखती हैं कि वह मंगरूरी लोगों के गांव में पहुंचकर लोगों की सेवा कर रही हैं तथा भीख मांगने वाले और चोरी करने वाले ग्रामवासी आदर्श ग्रामवासी हो गए हैं। पिता की बीमारी के कारण अनीता सुबह ही जेल से रिहा कर दी जाती हैं और उसका सुख स्वप्न मानो साकार हो उठता है। आत्मकथानक एवं संवादात्मक शैली में रची कहानी राही अपने सीमित कलेवर में जन कल्याण, गरीबों की सेवा, गुमराह लोगों के पथ प्रदर्शन का संदेश बखूबी मुखरित करती हैं। आइए अब शुरू करते हैं। राही, तेरा नाम क्या है? राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। नाज यानी दोस्तों अनाज। कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा इतने दिन की है? साल भर की। सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर के 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मगरूरी है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठे रहे पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाश की गठरी रखी थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देते। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुनी। राही ने कहा,
अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसके बाप के हैं? उसका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गया। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा। वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिलवा दी, वहीं वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जी। अपना काम कर राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले भी उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम साथी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का तो समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं हमारी चौथी जेल यात्रा है या हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठते जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं में मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, आज बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन जा गए हैं, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा है। वो अनीता का विचारवली अनीता को ही खाए जा रहा था। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसे उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन उसका मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों कि यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश को कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश प्रेम तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम भी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती हैं, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रह रहे तो कल दूसरी जगह को चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल 4 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं?
यदि नहीं है तो विचार दर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है अवश्य। संसार में मृग मारीचिका में लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाला के कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य का समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दर्शन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार की कुछ बातें सोचती सो गई। रात में उसने सपने में देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मगरूरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी हैं। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी कि रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे ही तक उनकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़े जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई।